नमस्कार। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इरिगेशन सिंचाई। जैसे कि हमें पता है कि सिंचाई क्या है, इरिगेशन क्या है। यदि हमें खेतों तक किसी भी तरीके से पानी पहुंचाना है या फसल को पानी देना है तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं, यानी कि प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि जहां पर भी हमें पानी दिख रहा है वहां से एक कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम फसलों तक जो पानी पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। अब हम बात करते हैं कि सिंचाई की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये पता है कि भारत जो है एक एग्रीकल्चर देश है, एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की ज्यादातर जो जनसंख्या वो कृषि के अंदर लगी हुई है। इसलिए कृषि को सफल बनाने के लिए, ज्यादा उत्पादन देने के लिए हमें कृषि के अंदर सिंचाई की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक सिंचाई नहीं होगी या जब तक खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार का खेत हो, चाहे वो एलुवियल सॉइल हो, चाहे वो हमारा डेजर्ट सॉइल हो, उसके अंदर भी पानी की सख्त जरूरत होती है और बगैर पानी हम खेती कर भी नहीं सकते या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। विदाउट वाटर द एग्रीकल्चर कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इस प्रकार हमें हर एक क्षेत्र में और हर एक जगह पर जहाँ पर हम खेती बाड़ी करें, एग्रीकल्चर करें, वहाँ पर हमें सिंचाई की, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि भारत हमारे एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर रेनफॉल भी होती है, लेवल भी हमारा यहाँ पर लैंड का जो लेवल है वो भी लैंड लेवल है। इसकी वजह से भी और कुछ और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन उन कारणों की जिसके द्वारा और जिसके कारण हमें जो है सिंचाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहला अनसर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जैसा कि हमें पता है कि भारत के अंदर जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है, उसकी जो मात्रा है वो उसकी जो यदि हम बात करें कब वो आएगी तो वो अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित है। भारत में वर्षा की जो मात्रा है वो अनिश्चित है। यदि हम बात करते हैं वर्षा की मात्रा की तो भारत के अंदर ज्यादातर जो रेनफॉल है वो 2 या 3 महीनों के अंदर, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में होते हैं। बाकी सारा का सारा जो एरिया होता है या बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ है, बाकी के महीने में हमें पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हमें जो है जरूरत पड़ती है सिंचाई की, ताकि हम वर्षा के न होने पे आर्टिफिशियल तरीके से फसलों को पानी दे सके और हम उत्पादन ले सके। इरेटिव एरिवल ऑफ मॉनसून, यदि हम मॉनसून की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रेनफॉल होती है भारत के अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है और मानसून का जो आना, उसका जो कब वो आता है, ठीक है, और उसका आने का जो टाइम है, एरिवल ऑफ मानसून है, वो भी एक निश्चित नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मॉनसून है जो डिले हो जाता है, कई बार वो अर्ली आ जाता है। तो इस डिले और अर्ली के कारण हमें क्या है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि हम सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी फसल जो है, क्रॉप्स है जो स्पॉइल्ड हो जाएगी, खराब हो जाएगी और हमारी जो उत्पादन की उसके ऊपर जो लागत है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट बात करें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि भारत के अंदर जो रेनफॉल है यानी कि वर्षा का यदि वितरण की बात करें तो वो भी अनइवन है, यानी कि असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब है कि भारत का जो वेस्टर्न घाट है वो सबसे ज्यादा वर्षा रिसीव करता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सबसे ज्यादा वर्षा रिसीव करता है। वहां पर एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं है, लेकिन जिस जगह पर हमारा एग्रीकल्चर विकसित है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। इसलिए इन असमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की वजह से हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है और इसलिए हम सिंचाई करते हैं। उसके बाद में फिर हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन क्या मतलब है कि रेनी सीजन मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 3 या 4 महीनों के अंदर ही हमें रेनफॉल प्राप्त होती है एक साल के, और बाकी के जो 8 महीने हैं उसमें हमें रेनफॉल प्राप्त नहीं हो पाती। यदि हम थोड़ी बात करें विंटर सीजन के अंदर, सर्दियों के अंदर, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही प्राप्त करता है, उत्तरी पश्चिमी भारत में ही उसको रेनफॉल होती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली का पार्ट आता है और उसमें
हिमाचल प्रदेश का पार्ट आता है। बाकी जो एरिया है, यदि लौटते हुए मानसून से बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, और पूरा जो इंडिया रेनफॉल प्राप्त करता है वो सिर्फ 3 या 4 महीनों में। बाकी का जो एरिया है, यानी कि बाकी के जो महीने हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार की रेनफॉल प्राप्त नहीं होती। तो 7-8 महीने जो बचे हुए उसके लिए हमें आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करना पड़ता है वाटर का, और इसके लिए हमें फसलों को पानी देने की जरूरत पड़ती है, सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। मोर वाटर फॉर सर्टेन क्रॉप्स, यानी कि कुछ जो ऐसी फसलें हैं जिनके लिए हमें अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जूट हो गया, गन्ना हो गया, राइस हो गया। तो इस प्रकार की फसलों के लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस ज़्यादा पानी को हम कहाँ से अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि हमारी वर्षा तो पूरे साल होती रही है, इसलिए हमें इरिगेशन की यानी कि सिंचाई की जरूरत पड़ती है। वाटर लॉस, पानी का बर्बाद होना। पानी का बर्बाद होने का मतलब क्या है कि जब रेनफॉल के सीजन में हैवी रेनफॉल हो जाती है तो सारा का सारा पानी, ये तो है ना कि हम कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ वाटर जो अंडरग्राउंड चला जाता है, कुछ हवा में जो है भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ नदियों के द्वारा रन ऑफ के रूप में समुद्र में मिक्सअप हो जाता है। तो बहुत सारा वाटर हमारा जो है रेनफॉल के टाइम में वेस्ट चला जाता है, जिसका कोई यूज नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से भी हमें क्या है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पानी की सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक हमें ज़्यादा पानी वाली फसलों के अंदर हम वाटर अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो किसानों ने जो उसके ऊपर जो कॉस्ट लगा रखी है, जो इनपुट उसमें दे रखा है बीजों के रूप में या और किसी के रूप में, लेबर के रूप में, वो उनकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इरिगेशन करके यानी कि सिंचाई करके उन फसलों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, ताकि ज़्यादा लोग उसको यूज कर सके और जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिल सके। नेचर ऑफ सॉइल, कई बार क्या होता है कि सॉइल की जो प्रकृति होती है, कुछ हमें पता है कि कुछ ऐसी मिट्टियाँ होती है जो पानी को काफ़ी टाइम अपने में जो है संजो के रख सकती है, जैसे कि ब्लैक सॉइल है, ठीक है। यदि और इस प्रकार से यदि हम डेजर्ट सॉइल की बात करें, मरुस्थली मिट्टी की बात करें, बलुई या दोमट मिट्टी की बात करें, तो ज़्यादातर जो भारत की मिट्टी है वो बलुई या दोमट प्रकार की है, जिसके अंदर पानी को स्टोर करके रखने की क्षमता नहीं होती है। तो इनको हमें और ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इरिगेशन। तो इस प्रकार से जो सॉइल की जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है, वो भी डिसाइड करती है कि वो कितना पानी अपने अंदर रखेगी, कितना वो है स्टोर करेगी, कितना वो उसके द्वारा जो नीचे अंडरग्राउंड में चला जाएगा। जिस प्रकार से जो हमारी बलुई मिट्टी है उसके अंदर हम जितना पानी डालेंगे सारा का सारा रिसकर नीचे चला जाएगा और फसलों को कम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और उस आवश्यकता को हम सिंचाई के माध्यम से या इरिगेशन के माध्यम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हैवी रेनफॉल यानी कि मूसलाधार वर्षा। अब मूसलाधार वर्षा होती है तो उसका सारा का सारा जल हम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा जो जल है वो वेस्ट हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, रन ऑफ के रूप में जो है नदियों के द्वारा वो समुद्र के अंदर चला जाता है। तो उस पानी को भी हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। और हैवी रेनफॉल भी होती है तो भी वो कुछ एक टाइम पीरियड के लिए होती है, पूरे साल नहीं हो पाती है। तो इन कारणों की वजह से ये कुछ हमारे पास कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो एक बार हम इसको वन में देखते हैं दोबारा से। अनसर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है। इरेटिक एरिवल ऑफ मॉनसून, मॉनसून के आने का टाइम पीरियड भी निश्चित नहीं है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, जो वर्षा की मात्रा है वो असमान है। और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन, जो बरसात का जो सीजन है वो छोटा होने की वजह से। मोर वाटर फॉर सर्टेन क्रॉप्स, कुछ फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। वाटर लॉस, पानी की बर्बादी। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की जरूरत है। नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी की प्रकृति भी हमें जो है इरिगेशन के लिए इसका एक कारण है। और हैवी रेनफॉल, मूसलाधार वर्षा है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन फॉर द इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए जो
हमारे पास अनुकूल जो दशाएं हैं वो कौन कौन सी है, और उसके बारे में हम बात करेंगे कि यदि हम, चूँकि पूरा हमारा जो भारत है वो एक एग्रीकल्चर देश है, और एग्रीकल्चर देश के अंदर जो है हम सिंचाई भी करते हैं, और सिंचाई के लिए हमारे पास कुछ फेवरेबल अनुकूल दशाएं होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो हमारे पास में क्या है, पेरिनियल रिवर, सदावाहिनी नदियाँ। उत्तरी भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी या सिंधु, ये सारी की सारी पेरिनियल यानी कि सदावाहिनी नदियाँ हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है हिमालय के अंदर जो भी माउंटेन ग्लेशियर है उनके मेल्ट, उनके पिघलने से होता है। तो इसलिए जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो ज़्यादा पिघले और ज़्यादा जो है पानी आता रहेगा। तो पेरिनियल रिवर की वजह से हमारे यहाँ पर जो है हम सिंचाई कर सकते हैं, फसलों को जो है पानी दे सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ सकता है। उसके बाद में बात करें कि लेवल लैंड, यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चर हम इंडिया के अंदर करते हैं, मोस्टली जो हमारा जो यदि हम लैंड की बात करें तो वो लेवल है, स्पाट है, समतल है। यहाँ का जो प्रेशर जो ग्रेडियंट है या जो लैंड का जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है, वो समतल है, वो जेंटल है, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर इरिगेशन कर पाते हैं, सिंचाई कर पाते हैं। यदि हम उत्तरी भारत की बात करें तो ज़्यादातर जो लैंड है वो स्पाट है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं आसानी से। और यदि हम बात करें कि पहाड़ी एरिया के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर जो है वो जो हमारा जो स्लोप का ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हम इरिगेशन इतना नहीं कर पाते, इतना यूज उसमें नहीं कर पाते, क्योंकि पहाड़ी एरिया के अंदर जितनी भी जो फसलें होती हैं वो सारी की सारी हमारी रेनफॉल के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस प्रकार से जहाँ पर जो स्लोप जो ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, ठीक है, स्टीप होगा, वहाँ पर जो रन ऑफ के रूप में पानी नीचे चलेगा, लेकिन यहाँ पर यदि जेंटल स्लोप होगा तो आसानी से हम यहाँ पर इरिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो सॉफ्ट सॉइल, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी जो मिट्टी है वो मोस्टली क्या है, बलुई है या दोमट है, यानी कि एल्यूवियल या उसके अंदर सैंडी है। तो इस प्रकार की मिट्टियों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ पर जो है हम इरिगेशन उनको करते हैं, चाहे वो नदियों के द्वारा हो, चाहे वो नहरों के द्वारा या किसी और तरीके से। तो ज़्यादातर जो हमारी उत्तरी पूर्वी जो घाट है और इसी प्रकार से उत्तरी जो मैदान है, वहाँ की जितनी भी सारी मिट्टियाँ हैं, और राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है बलुई मिट्टी है। तो इस प्रकार की मिट्टी के अंदर जो है इरिगेशन हम आसानी से कर सकते हैं, और एक भारी जो इन्वेस्टमेंट हम उसके ऊपर कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम इरिगेशन के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको हम प्रोडक्शन के द्वारा, आउटपुट के द्वारा उसको कंपनसेट कर सकें, बैलेंस कर सकें। इसके साथ साथ में फर्टाइल सॉइल की बात करें तो इसको यानी कि उपजाऊ मिट्टी, तो उपजाऊ मिट्टी है ज़्यादातर जो है भारत का उत्तरी भाग हो गया, ईस्ट वेस्ट जो कोस्टल प्लेन हो गया, या कुछ राजस्थान का पार्ट हो गया, वहाँ पर जो है फर्टाइल सॉइल होती है। तो इस प्रकार के फर्टाइल सॉइल में इरिगेशन देकर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन ले सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो लॉस हुआ है उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। तो यहाँ फर्टाइल सॉइल की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी के अंदर हम इरिगेशन प्रोवाइड करवा कर वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में सफिशिएंट अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि इंडिया के अंदर हमें पता है कि जो रेनफॉल होती है 3-4 महीने रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल के दौरान में जितना भी वाटर है, कुछ तो नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, कुछ स्ट्रीम बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और कुछ जो वाटर है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है इतनी सख्त नहीं है। सख्त नहीं होने से यहाँ पर जो पानी गिरेगा वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड नीचे चला जाता है। तो इस अंडरग्राउंड वाटर को फिर हम इरिगेशन के रूप में ट्यूबवेल या वेल के द्वारा यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ वाटर होता है। इस प्रकार से भारत का यदि बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, तो जहाँ जहाँ अधिक रेनफॉल होती है वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ ड्राई एरिया है या वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी नीचा है, वहाँ से हमें लेना पड़ता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर इतना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम उत्तरी भारत के अंदर बात करें, हरियाणा, पंजाब और इन एरिया के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पर भी है काफ़ी सारे एरिया के अंदर ट्यूबवेल और वेल लगाकर जब
नदियों के अंदर या रिवर के अंदर पानी अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या है ट्यूबवेल के द्वारा और वेल के द्वारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका यूज करके इरिगेशन करते हैं। इसके बाद में हमारे पास है नेचुरल टैंक, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो बने हुए हमारे पास जो तालाब है, ठीक है, जो लो लैंड एरिया होता है, तालाब है, चाहे वो हमारे गाँव के अंदर है, शहरों के अंदर है या कहीं पर भी हमारे हैं, तो नेचुरल टैंक के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, जो एक लो लैंड एरिया होता है जिसमें बारिश के टाइम में, रेनफॉल के टाइम में वहाँ पर पानी उसके अंदर स्टोर हो जाता है, उसी पानी को फिर हम क्या करते हैं इरिगेशन के लिए यूज करते हैं या सिंचाई के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो सुटेबल साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, यानी कि बांध निर्माण के लिए भी हमारे यहाँ पर अच्छी जो है अनुकूल दशाएं पाई जाती है। यदि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या है बहुत सारी नदियाँ निकलती है। उन नदियों के बीच में हम छोटे छोटे चेक डैम बनाकर जो है उनसे इरिगेशन कर सकते हैं। और इनसे क्या होगा, एक तो हमारा जो है बड़े डैम बनाने के बजाय छोटे छोटे डैम हैं वो सुटेबल होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। बड़े डैम कई बार अर्थक्वेक लाने में भी सहायक होते हैं और यदि वो टूट जाए तो भी उससे क्या है काफ़ी सारा जान माल की हानि हो सकती है। तो छोटे छोटे चेक डैम बनाकर हम क्या है वहाँ से इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। या साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम डैम को बना सकते हैं। तो दीज आर द सम फेवरेबल कंडीशन फॉर द इरिगेशन। इरिगेशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन थी और ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इरिगेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों नेसेसरी है, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा बात करें इसके अंदर मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन के जो साधन है वो क्या है। अब हमें पता है कि इरिगेशन है, एक तो नेचुरली हम जैसे कि रेनफॉल से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो इरिगेशन जो है वो हम या तो कैनाल से करेंगे यानी कि नहरें, वेल यानी कि कुएं, ट्यूबवेल, नलकूप जिसको हम बोलते हैं, तो कैनाल्स, वेल एंड ट्यूबवेल्स एंड टैंक यानी कि तालाब, ये तीन जो सोर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है, इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है। यदि हम कैनाल की बात करें तो ज़्यादातर जो कैनाल है उन एरिया के अंदर सुटेबल होती है जहाँ का जो लैंड है वो लेवल हो। तो इस प्रकार का जो लेवल लैंड है वो हमें उत्तरी भारत के अंदर देखने को मिलता है, हरियाणा, पंजाब, यदि पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तो इन एरिया के अंदर जो है ज़्यादातर जो सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा की जाती है। हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा, पंजाब की बात करें, तो ये सारे के सारे एरिया जो है हमें नहरों के द्वारा इन एरिया के अंदर सिंचाई होती है। राजस्थान और हरियाणा और इधर में पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो लगभग नहरों से सिंचाई होती है। इसके साथ साथ हम बात करें वेल एंड ट्यूबवेल की बात करें तो ट्यूबवेल और यदि नलकूप की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फिर उसको है कुछ कच्चे कुएँ होते हैं, कुछ पक्के कुएँ होते हैं, मेटल्स और अनमेटल वेल की बात करें तो पुराने टाइम के अंदर कच्चे कुएँ होते थे जहाँ पर वाटर जो लेवल होता है वो मतलब हाई होता है, तो वहीं से खोद कर उस पानी को यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल अधिकतर जो है पक्के कुएँ बनने शुरू हो गए हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, डैमेज ना हो। इस प्रकार से जो है पानी को इनका यूज़ करके इरिगेशन करते हैं। तो ज़्यादातर इस प्रकार के कुओं की बात करें तो वो कुएं भी उन्हीं एरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जहाँ की जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो ताकि उनको खोदने में आसानी हो। तो अधिकतर कुएं हम देखें तो राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर सिंचाई है वो वेल और ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। यदि हम टैंक्स की बात करें, तालाबों की बात करें तो ये ज़्यादातर वो एक ऐसे लो लैंड एरिया होते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है, उससे हम क्या है सिंचाई करते हैं। तो ज़्यादातर जो तालाब है हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ से जो है तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, क्योंकि इनको खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल तरीके से बने हुए होते हैं। इस प्रकार का यदि बात करें तो पेनिनसुलर जो इंडिया है, दक्षिणी जो भारत है, ठीक है, या दक्कन जो प्लेट्यू है, वहाँ पर हमें इस प्रकार के तालाब देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा हम बात करें तो ये इनका जो वितरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन एरिया के अंदर ज़्यादातर जो सिंचाई है वो टैंक्स के द्वारा ही की जाती है।
तो ये तो था आज का हमारा एक छोटा सा चैप्टर कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन की आवश्यकता क्यों है, और इरिगेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, और इरिगेशन के मीन्स क्या है, यानी कि किन किन साधनों के द्वारा इरिगेशन की जाती है। तो इसमें हमने पढ़ा कि कैनाल के द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा की जाती है, इसके साथ साथ में वेल और ट्यूबवेल्स यानी कि नहरें, उसमें कुएं और नलकूपों के द्वारा, और तालाबों के द्वारा, और कहाँ कहाँ पर तालाबों के द्वारा, कहाँ कहाँ का नहरों के द्वारा ये सिंचाई की जाती है, इसके बारे में हमने जाना। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद सभी का, थैंक यू।